नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए, वह लड़की कौन थी। मेरे मोहल्ले में हर बुधवार बड़ी चहल पहल होती है। सड़क पर उस रात 9 बजे सन्नाटा नहीं हो जाता। फल सब्जी और छोटी मोटी घरेलू चीजें बेचने वाले देर तक रास्ता किनारे दुकान लगाए रहते हैं। हाँक लगाते रहते हैं, मोल भाव करते रहते हैं। कई दुकानदार तो सारा माल बेचकर ही दुकान बढ़ाते हैं। हालांकि कुछ अभागे अगले बाजार के लिए बचा खुचा सामान समेटते सहेजते भी नजर आते हैं। आधुनिक भारत की राजधानी दिल्ली से बस 2 किलोमीटर दूर यह मोहल्ला अब भी किसी पिछड़े अर्धविकसित कस्बे से बेहतर नहीं। यहाँ की सड़कों पर सिर्फ चुनावों के समय झाड़ू लगता है। यहाँ की नालियां साल भर बजबजाती है। यहाँ आवारा कुत्ते, गाय और बंदर राहगीरों का जीना हराम करते हैं। और कर्णभेदी संगीत तथा कर्कश हॉर्न यहाँ की तहजीब में कुछ वैसे ही शुमार हैं जैसे बड़बोलापन कुछ लोगों की आदत का अहम हिस्सा बन जाता है। यहाँ के ज्यादातर मकान 3 मंजिले हैं। अधिकतर इमारतें खस्ता हाल है। बिजली आंख मिचौली खेलती रहती है और हर 2-3 महीने में कोई न कोई ट्रांसफार्मर फूकता रहता है। 7-8 साल पहले यहाँ एक सिनेमा मॉल खुला था, पर अब वह ऐसे खंडहर में तब्दील हो रहा है जिसमें सिर्फ उल्लू बोलते हो रहते हैं। थोड़े शब्दों में कहूँ तो यह जगह मनहूस है। बड़े शहरों में 35 साल की नौकरी से सेवानिवृत्त होने के बाद मैं इसी मोहल्ले में बस गया हूँ। यही क्यों बसा, कहीं और क्यों नहीं गया, वह बात जाने दीजिए। वह एक बड़ी चर्चा का विषय है जो कभी किसी और कहानी में करूंगा। यहाँ मेरे जैसे लोगों की दिनचर्या फ्लैट के अंदर से शुरू होकर फ्लैट के अंदर ही खत्म हो जाती है। बस बुधवार का हाट ही है जो बासी खिचड़ी में ताजे देसी घी का एहसास दिला देता है। सामान बेचने की होड़ में भरो 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 पुकारते दुकानदारों से मोल भाव करते ग्राहकों को देखना मेरे लिए कौतूहल का विषय है। साथ ही ताजी हरी सब्जी खरीदने का आकर्षण भी कोई कम नहीं होता। लिहाजा मेरी पत्नी और मैं दोनों हर बुधवार की शाम तंग सीढ़ियों से आहिस्ता आहिस्ता उतर धीमे कदमों से बाजार का चक्कर लगाकर खरीदारी जरूर करते हैं। घंटे भर का सगल भी हो जाता है और 20-30 रुपए की बचत भी हो जाती है। कल बुधवार था, रात के 10:30 बज रहे थे। मैंने पत्नी से कहा, अब और कितनी देर करोगी, चलो सब्जी लेने चलें। लेकिन उसमें आलस समाया था। बस आलू प्याज और जरा सी सब्जी ही तो लेनी है। तुम हो आओ, और हाँ, पर्स का ख्याल रखना। उसने ताकीद करते हुए मुझे विदा दी। पत्नी के बिना खरीदारी करने में मजा नहीं आता। 1 रुपए का धनिया भी खरीदने से पहले वह 15 सब्जी वालों से भाव पूछती है, जबकि मैं बस उनकी हाँक सुनकर ही काम चला लिया करता हूँ। मैं सब्जी चुनने में भी सावधानी नहीं बरतता, जबकि वह एक एक आलू नाप तौल कर उठाती है और कभी कभी तो वजन भी दोबारा तुलवाती है। कंधे पर झोला टांगे मैं दुकानों की कतार के बीच बढ़ने लगा। इतनी रात को भी दूसरों से टकराए बिना चलना नामुमकिन नहीं तो मुश्किल जरूर था। बहुत सी दुकानें आधी से ज्यादा खाली हो चुकी थी। आमतौर पर ऐसी हालत में भाव कम होने लगता है, पर उन दुकानों में दाम अभी ऊंचे ही थे। वैसे भी इस बाजार के आरंभ की 101 दुकानों के दाम बाद की दुकानों की दर से हमेशा ज्यादा होते हैं। मैं आगे बढ़ता गया। टी क्रॉसिंग पर एक दूसरी सड़क से मिलते ही हाट दो समकोणीय दिशाओं में फैल जाता है। उत्तर दिशा की ओर 300-400 दुकानें होती हैं और दक्षिण की तरफ लगभग 100। उत्तर दिशा की ओर चलने फिरने की जगह इतनी कम होती है कि अक्सर परेशानी हो जाती है। कहीं छाता फंसता है तो कहीं झोला अटक जाता है। हम ज्यादातर खरीदारी हाट के दक्षिणी भाग में ही करते हैं। आज तो पत्नी भी साथ नहीं थी, इसलिए कहीं और जाने का सवाल ही नहीं उठता था। मैं दक्षिणी भाग की ओर ही मुड़ गया। प्याज का ठेला देखते ही खरीदने को बढ़ा। तभी याद आया कि पत्नी की सलाह है आलू प्याज अंत में लिया करो, उनका भारी बोझा काहे को ढोते फिरते हो। प्याज वाला आइए आइए करता रह गया और मैं बाद में भैया बोलकर आगे बढ़ गया। अजीब समस्या थी। टिमटिमाती रोशनी में सब्जियां हरी कम और काली ज्यादा दिखाई दे रही थी।
दाम भी कोई खास कम नहीं थे। मैंने आधा किलो अरवी ली और इस उम्मीद में चलता गया कि शायद आगे कहीं किसी जगह कुछ बेहतर मिल जाए। सुबह की बरसात से जगह जगह जमा हो गए कीचड़ में रास्ता बनाता। दुकानदारों की 20 रुपए पाव की पुकार सुनता मैं आगे बढ़ रहा था। मेरी उम्र में 20 का 30 और 30 का 20 सुनाई पड़ना आम बात है। दुकानदार इस कमजोरी का गलत फायदा उठाने से बाज नहीं आते। कई बार झोले में 20 रुपए की सब्जी उड़लवाने के बाद मुझे 30 रुपए देने पर मजबूर होना पड़ता है। दुकानदार भाप जाते हैं कि मैं झोले से सब्जी वापस कर 10 रुपए बचाने के बदले इज्जत बचाना श्रेयस्कर समझता हूँ। एक दुकान काफी खाली खाली थी, बस थोड़ा सा माल ही बाकी बचा था। 3-4 लौकियां, 2-3 किलो शिमला मिर्च, थोड़ी सी फ्रेंच बीन्स और 4-5 किलो परवल। मैं शिमला मिर्च टटोलने लगा तो दुकानदार बोला, यह मेरी तरह मोटी है पर भारी नहीं है। मुझे हंसी आ गई। हर सब्जी का दाम बाकी जगहों से कम था। मैं थोड़ी बहुत मात्रा में हर सब्जी तुलवाने ही वाला था कि दुकानदार पहले एक महिला के लिए फ्रेंच बीन्स तोलने लगा। मुझे चिढ़ तो हुई पर जब्त कर के रह गया। यह डर भी था कि ध्यान भटकने से कहीं सब्जियों के दाम भूल न जाऊं और दुकानदार मूर्ख बनाकर मुझसे ज्यादा पैसे न झटक ले। एकाग्रचित्त होकर मैं मन में 10 की लौकी, 25 की शिमला मिर्च दोहरा ही रहा था कि दुकानदार महिला से बोला, देख लीजिए, एक एक फली देख लीजिए, सब बढ़िया है। महिला ने उगताए स्वर में कहा, हाँ भाई हाँ, ठीक है, इतना नहीं देखना मुझे। फिर मुझे देखते हुए बोली, इन लोगों की यही प्रॉब्लम है, शराब पीकर अनाप शनाप बकने लगते हैं। मैं चौंका। इधर उधर देखा तो वहां मेरे सिवाय कोई था ही नहीं। वह ऐसी आत्मीय बात मुझी से कर रही थी, लेकिन मैं तो उसे जानता भी नहीं था। महिला अंधेरे में ठीक से तो नहीं दिखी, पर वह मुझे परिपक्व औरत कम और 25-30 साल की युवती ज्यादा मालूम हुई। साधारण नाक नक्श और मझोली कद काठी वाली घरेलू कपड़ों में लैस वह युवती मुझसे क्यों बात कर रही थी, मेरी समझ में जरा देर से आया। दुकानदार को पिए हुए जानकर वह यह नहीं जताना चाहती होगी कि वह अकेली थी। मैंने भी उसी के लहजे में उत्तर दिया, अच्छा तो ये बात है। सब्जी खरीद कर वापस मुड़ा तो युवती मेरे पीछे ही भरा झोला लिए खड़ी मिली। मैं उसे देखकर मुस्कुराया तो उसने बड़े आग्रह से कहा, सुनिए, मुझे मेरे घर छोड़ देंगे? दरअसल उस तरफ सुनसान पड़ता है। हाट की दक्षिणी सीमा पर शिव मंदिर है। युवती ने उसी ओर इशारा किया था। मुझे उससे सहानुभूति हुई। पता नहीं किस मजबूरी में उसे इतनी रात को अकेले हाट में आना पड़ा था। मेरे मना करने से कहीं उसे अकेले जाना पड़ गया और उसके साथ कोई हादसा हो गया तो जरूर उसने मेरी उम्र देखकर आग्रह किया होगा, वरना लड़कियां गैर मर्दों पर कहाँ भरोसा करती हैं। चलिए, मैंने कहा। युवती खुश हो गई। थैंक यू, मुझे मालूम था कि आप मेरा साथ जरूर देंगे, वह खनकती हुई आवाज में बोली। मैं चकराया। मैं चेहरे और नाम भले ही भूल जाऊं पर आवाज जल्दी नहीं भूलता। पर इस लड़की की तो आवाज भी याद नहीं थी मुझे। क्या मैं सचमुच उससे कभी नहीं मिला था? हो सकता है कभी किसी के घर मुलाकात हुई हो जिसे मैं भूल गया पर उसे याद रह गया हो, वरना इतने अधिकार से कोई कैसे बोल सकता है। मुश्किल यह थी कि मैं उससे इस बारे में कुछ पूछना भी नहीं चाहता था, उसे खराब जो लगता। हम दोनों साथ साथ चलने लगे। हाट की आखिरी दुकान के बाद सचमुच सन्नाटा छाया था। 60 फीट की चौड़ी सड़क 100 फीट चौड़ी लग रही थी। बादलों से छनकर आती चांदनी में सफेद और पीले मकान भी मटमैले दिख रहे थे। 20-30 कदम चलते ही मुझे याद आया कि मैंने आलू प्याज तो लिए ही नहीं थे। पर अब क्या हो सकता था? भला मैं उसे सुनसान रास्ते पर अकेले छोड़कर कैसे जा सकता था? कहाँ है घर आपका? मैंने शब्दों से उलझते हुए पूछा। पास ही है, चौराहे से जो रास्ता अंदर सिनेमा मॉल की तरफ जाता है, बस उसी पर, उसने इखलाते हुए कहा। फिर सकुचाते हुए बोली, मैंने आपको बेकार में ही फंसा दिया ना। क्या करूं, घर में और कोई भी जाने की हालत में होता तो मुझे नहीं जाना पड़ता, और जब निकलने में लेट हो गई तो वापस लौटने में और देर तो होनी ही थी। वह
और तेज चलने लगी, लेकिन बड़े सलीके से मेरी तरह लदर फदर करती हुई नहीं। मैंने कनखियों से देखा तो वह बिल्कुल सामने देख रही थी। शायद उसके होठों पर मुस्कुराहट थी। दिखने में वह मामूली भले ही रही हो, पर उस समय आकर्षक लग रही थी। तेज चलने के बावजूद उसके पैरों से आहट तक नहीं हो रही थी। बातें दिलचस्प बनाती हैं, सोचते हुए मैंने कहा, नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मेरा घर भी उधर से कोई ज्यादा दूर नहीं। चौराहे से अंदर की तरफ मुड़ते ही मैं चौंक गया। रास्ता इतना अंधेरा होगा मैंने कल्पना भी न की थी। मैं उस रास्ते से अक्सर गुजरता था, पर दिन की रोशनी में वह रास्ता किसी भी और रास्ते की तरह बिल्कुल मामूली दिखता था। अभी तो कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था, मानो चश्मे के लेंस पर भाप जम गई हो। शायद आसमान में बादल गहरा गए थे। हमारी पदचाप सुन कुत्तों ने भौंकना शुरू कर दिया। कुछ रोने भी लगे। मुझे कुत्ते पसंद हैं, पर रात में अजनबी कुत्तों का भरोसा नहीं किया जा सकता, और उनका भयावह रोना सुनकर तो मेरे बदन में झुरझुरी दौड़ जाती है। आपको मालूम है, कुत्ता भैरव का वाहन है। लड़की की आवाज ने मेरा ध्यान भंग किया। सुनसान में मैं उसके कपड़ों की सरसराहट साफ सुन पा रहा था। ध्यान देता तो शायद उसकी सांसों की आवाज और दिल की धड़कन भी सुन लेता। अजीब इत्तेफाक था। हम शिव मंदिर को पार करने के बावजूद शिव के ही दूसरे रूप भैरव के वाहनों के समीप चल रहे थे। आपको कुत्ते पसंद है? मैंने पूछा। नहीं, मैं कुत्तों को पसंद नहीं करती और वे मुझे पसंद नहीं करते। लड़की हंस पड़ी, जैसे बड़ी मजेदार बात कहती हो। कुत्ते घबरा कर दोबारा भौंकने लगे। मुझे अचानक डर सा लगा। अगर यह लड़की मुझे सचमुच फंसा दे तो मैं क्या करूंगा? भले घरों की लड़कियां रात में अनजान आदमियों के साथ इस तरह बेपरवाह घूमती है क्या? अगर उसे डर लग रहा था तो उसने मेरे जैसे दुर्बल प्रौढ़ का साथी क्यों चुना? अगर उसके साथियों ने मुझे घेर लिया तो मैं क्या करूंगा? मेरी गर्दन से पसीने की बूंद टपकने लगी। मैं लड़खड़ा सा गया। कुत्तों को क्रोध प्रकट करने का एक और कारण मिल गया। आपका झोला भारी है क्या? मैं उठा लूं? उसने सहानुभूति जताई। नहीं नहीं, आप लड़की होकर ऐसे मत पूछिए। सामान तो मुझे आपका उठाना चाहिए, मैंने झेपते हुए कहा। अंकल, मुझे तो आदत है, इससे कहीं ज्यादा भारी वजन लेकर यूं जा सकती हूँ। इधर से उधर वह एक बार फिर खिलखिलाई। डरा सहमा आदमी भला हंसता है क्या? नहीं, बात जरूर कुछ और थी। इतना तो जाहिर था कि वह मुझे बातों में उलझाए बहलाए रखना चाहती थी। मगर क्यों? मुझे बंधक बनाकर पैसे ऐंठने के लिए, मेरे शरीर के अंग चुराने के लिए, मुझ पर बलात्कार का इल्जाम लगाने के लिए। हे भगवान! एक अनजान स्त्री की बातों में आकर मैंने कौन सी बला सिर ले ली थी? मैं अपने को कोसने लगा। फोन पास होता तो पत्नी से बात कर उसे चेतावनी दे देता, पर मैं हाथ में फोन चोरी हो जाने के डर से नहीं ले जाता। 52,000 रुपयों का फोन एक बार गंवा चुका हूँ, बार बार थोड़े ही गंवाऊंगा। वह तो मैं देख रहा हूँ, मेरी सांसें फूल गई हैं। झोला कई बार दोनों हाथों में बदल चुका हूँ। पैर घसीट घसीट कर चल रहा हूँ, पर आप है कि बड़े इत्मीनान से चल रही हैं। मैंने हाँफते हुए अपने भय पर पर्दा डाला और झूठी दिलेरी से उत्तर दिया। इस बार झेपने की बारी लड़की की थी। बोली, हमारे यहाँ आवाज करके चलने को खराब समझते हैं। फिर उसने बात बदलते हुए कहा, आ गया, वो है हमारा घर। मैंने चैन की सांस ली। उसका बताया घर एक मोड़ पर था, बाकी सड़क के नजदीक। घर के पास ही बैंक और एटीएम थे। शायद कोई पहरेदार भी होगा वहां। अब यह मेरा क्या बिगाड़ लेगी, मैंने सोचा। चलो, आखिर मंजिल आ ही गई, मैंने लड़की के अंदाज की नकल करते हुए कहा। वह दोबारा हंस पड़ी। फिर बोली, अभी कहाँ, देखिए ना, सारी बत्तियां तो गुल है। इतने अंधेरे में बैग का बोझ लिए जीना चढ़ूंगी तो सर्तियां गिर पड़ूंगी। मैं बत्ती जलाकर अभी आती हूँ, आप रुकेंगे ना? बस 5 सेकेंड लगेंगे। और मेरे जवाब का इंतजार किए बगैर धप से झोला सड़क पर पटक वह अंदर गायब हो गई। मैं एक क्षण खड़ा रहा, फिर लगा कि मैं जीवन की सबसे बड़ी बेवकूफी करने जा रहा हूँ।
आधी रात को सुनसान अंधेरे मोड़ पर मैं किसी भी षड्यंत्र का शिकार हो सकता हूँ। सब्जी ऐसी कौन सी कीमती चीज है जिसके लिए वह मुझे पहरेदार बनाकर छोड़ गई है? मैंने सोचा। अपनी भूल का एहसास होते ही मैं तेज कदमों से चल दिया। झोला मेरे पैरों से टकरा टकरा कर मुझे चाल धीमी करने को मजबूर करता रहा, पर मैं बड़ी सड़क आने तक लगभग 100 मीटर वैसे ही चलता रहा। मेरी सांसें फूल गई और सीने में धौंकनी सी चलने लगी। कोने पर पहुंचकर मैं थोड़ा रुका। आसपास कोई नहीं था। दूर सड़क पर हाट की आखिरी बत्तियां टिमटिमाती नजर आ रही थीं। पीछे मुड़कर देखा तो लड़की वाले मकान में अब भी अंधेरा था। मैंने और रुकना मुनासिब न समझा। घर पहुंचते ही पत्नी ने सवालों की झंडी लगा दी। इतनी देर कहाँ रह गए थे? गिनी चुनी तो सब्जियां लानी थी, फिर भी 12 बजा दिए। झोले से सब्जियां पलटते ही उसने माथा ठोका। आलू प्याज क्यों नहीं लाए? दुनिया भर की सब्जी उठा लाए, लेकिन जो जरूरी था वही लाना भूल गए। मैं सच्ची बात क्या बताता, बस कुछ अनमना सा उत्तर देकर रह गया। वह लड़की मेरे दिमाग में रात भर घूमती रही। उसकी आवाज, उसका अंदाज, उसकी छवि मुझे परेशान करती रही और मुझे अपनी बुजदिली पर अफसोस होता रहा। बेकार ही मैंने उस पर शक किया। दूर रहकर ही सही, पर मुझे उसके घर की बत्तियां जलने तक इंतजार करना चाहिए था। कहीं किसी विपत्ति में न फंस गई हो बेचारी। सुबह मैंने जल्दी जल्दी रात वाला कुर्ता पजामा पहना और टहलने निकल पड़ा। सड़क पर आते ही ख्याल आया, उजाला चाहे खुशकिस्मती का हो, ज्ञान का हो या सूरज की रोशनी का हो, परिस्थितियों में कितना बड़ा फर्क पैदा कर देता है। कुछ घंटे पहले का भयावह वातावरण सूर्योदय के बाद कितना निरापद हो गया था। मन में प्रबल इच्छा हुई कि रात वाली लड़की के घर जाऊं और आश्वस्त हो लूं कि वह ठीक ठाक है, वरना झूठ मूठ का अपराध बोध मुझे सालता रहेगा। वैसे वह ठीक ही होगी। थोड़ी सी देर में भला उसका क्या बिगड़ा होगा? हो सकता है कि वह बालकनी में खड़ी हो और मुझे आते देखकर हाथ हिलाए, चाय पीने का आग्रह करे। यूं तो मैं सिर्फ दार्जिलिंग की चाय पीता हूँ, पर अगर वह ज्यादा जोर देगी तो उसका मन रखने के लिए जो भी पिलाएगी पी लूंगा। लड़की के मकान के पास पहुंचकर मैं चकरा गया। वह जिस मकान के अंदर गई थी वह रिहायशी नहीं था। वहां किसी प्राइवेट कंपनी का टूटा फूटा बोर्ड टंगा था। बंद खिड़कियां और दीवारों से लटकते मोटे मोटे जाले उस घर के अव्यवहृत होने की चुगली कर रहे थे। बात शीशे की तरह साफ हो गई थी। वह लड़की मुझे सड़क पर अकेला छोड़कर अपने साथियों को खबर देने गई थी। कल रात मेरा काम तमाम होना तय था। अगर मैं समय रहते हट न गया होता तो अभी न जाने कौन सी मुसीबत झेल रहा होता। जिंदा भी होता कि नहीं पता नहीं। मैंने मन ही मन भगवान को समय पर सद्बुद्धि देने के लिए धन्यवाद दिया। वापस मुड़ने से पहले देखा, पौधों की उजाड़ क्यारी में बीन्स की आधी फली पड़ी थी। बाकी सब्जियों का न जाने क्या हुआ होगा। मेरी गर्दन पर पसीने की एक बूंद फिर टपक आई। पॉकेट से रुमाल निकाला तो साथ में कुछ और भी निकल आया। वह एक फली थी बीन्स की, आधी। पता नहीं मेरी जेब में कब और कैसे आ गई थी। मैंने उसे क्यारी के सुपुर्द किया और तेज कदमों से चल दिया। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारे द्वारा बताई गई कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिले। हमेशा खुश रहें, हमेशा स्वस्थ रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।